all are doing well. So for today's lecture series, our topic is Article 13. तो हम अगर फंडामेंटल राइट्स को समझना चाहते हैं तो उतना ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल 13 को समझना है जितना कि आर्टिकल 12 को. ठीक है, तो आर्टिकल 12 हमने कल कर लिया था. अब हम क्या करेंगे, आर्टिकल 13. ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए प्लीज आप लोग अपनी अपनी बेयरराइट्स निकाल लीजिए, बिकॉज ये आपको बिना बेयरराइट के समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले बेयरराइट में देखिए आर्टिकल 13. तो इसकी हेडिंग क्या कहती है, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. तो कौन जो भी लॉज या तो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के या फिर क्या है इन डेरोगेशन टू फंडामेंटल राइट्स है, तो उनको कैसे डील किया जाएगा ये आपका आर्टिकल 13 बताता है. ठीक है, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 किस चीज की बात करता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 किसकी बात करता है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की. अभी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल होता क्या है आपके माइंड में आ रहा होगा. तो जो भी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्स होने से पहले, दैट इज 26 जनवरी 1950 से पहले के टाइम से इनफोर्स में है इंडिया में, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, तो वो इसमें आ जाएंगे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में. और जो भी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्स होने के बाद में पास हुए हैं उनको हम पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बोलेंगे. ठीक है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 इसके बारे में बताता है. अब आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या कहता है, all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution in so far as they are inconsistent with the provisions of this part. ठीक है, तो कोई भी लॉज जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्स होने से पहले से एप्लीकेबल हैं, उनके साथ हम क्या करेंगे, इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट. तो कितना, कहां तक, जहां तक कि वो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के एक्सटेंट को लेकर के अगर उसके अगेंस्ट है, उसको वॉयलेट करता हुआ है, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, या फिर उससे इनकंसिस्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड माना जाएगा. और इसमें क्या लिखा है, शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी. तो कहां, किस हद तक उसको वॉइड माना जाएगा, जिस हद तक वो इनकंसिस्टेंट है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक पार्ट है और वो दूसरे पार्ट से मतलब आगे हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, यहीं पे आता है वो. ठीक है, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2 दोनों में. ठीक है, तो अगर कोई भी एक लॉ है उसका एक पार्ट आप सिविल उसको अलग कर सकते हो और उसके बाद में वो बाकी का जो पार्ट है वो नॉर्मल है एकदम, वो आपके किसी भी वो पार्ट 3 को वायलेट नहीं कर रहा है, तो फिर वो क्या होगा, एप्लीकेबल होगा. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी. तो हम कितने पार्ट को वॉइड करेंगे, जितना पार्ट इनकंसिस्टेंट है पार्ट 3 से. ठीक है, उस लॉ का. ठीक है, अब आते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. तो उसमें भी ये लिखा हुआ है, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ. ठीक है, तो जो स्टेट के ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज की, मैंडेटरी ड्यूटी इम्पोज की, क्योंकि शैल नॉट लिखा हुआ है ना, तो मैंडेटरी ड्यूटी इम्पोज की गई है कि इट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रेजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट. ठीक है, तो जो स्टेट है वो ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगा जो क्या करेगा, इस पार्ट के द्वारा, मतलब पार्ट 3 के द्वारा जो भी लॉज, जो भी राइट्स दिए गए हैं लोगों को, उनको क्या करे, या तो टेक अवे कर ले, मतलब छीनने की कोशिश करे, या फिर एब्रिज कर दे. ठीक है, मतलब खत्म करने की कोशिश करे अगर उन राइट्स को जो भी पार्ट 3 के द्वारा दिए गए हैं. एंड एनी लॉ मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ द कंट्रावेंशन बी वॉइड. तो जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है, मतलब पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए हुए लॉज है, अगर वो क्या हो रहे हैं, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है उसको वॉयलेट करें या फिर उससे इनकंसिस्टेंट है, तो जिस हद तक, जिस एक्सटेंट तक वो इनकंसिस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. ठीक है, और ये कैसे डिक्लेयर किया जाएगा कि वॉइड है, तो उसके लिए आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में ही एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू. ये कहाँ पे दिया हुआ है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में. ये आपका प्री का क्वेश्चन है. ठीक है, और मेंस में भी अगर पूछा जाए तो यू विल हैव टू मेंशन इट कि ये यहां से डिराइव होता है. ठीक है, अब जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनको जो पावर मिली हुई है कि अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा लॉ पास करती है जो कि क्या है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, हमारी मतलब राइट्स को वॉयलेट कर रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो उस लॉ को क्या करें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दें. तो ये हो गई आपकी जुडिशियल रिव्यू की पावर, मतलब जुडिशरी के द्वारा रिव्यू किया जाना किसी भी लॉ को जुडिशियल रिव्यू कहलाता है. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स. ओके, अब ये आया कहां से, तो मार्बरी वर्सेस मैडिसन, ये एक अमेरिकन केस है. ठीक है, तो ये जो प्रोविजन, ये जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अमेरिका से लिया लाया गया है. तो मार्बरी वर्सेस मैडिसन की ये
पहला केस था जुडिशियल रिव्यू पर, ठीक है। तो वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कांग्रेस, मतलब वहां की जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। तो अगर कांग्रेस कोई भी ऐसा लॉ पास करती है जो कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का राइट रखते हैं। और ये राइट किसके पास है, जो भी वहां की सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसके पास पावर है। अब आते हैं नेक्स्ट केस। तो इस केस में क्या कहा गया था, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वेस्ट बंगाल, 2010 का केस है ये। जो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट केस भी है और इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई थी सामने, जो कि आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है ये किसको किसको मिली हुई है। तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को मिली हुई है। आप हमेशा बोथ पे क्लिक करिएगा, टिक करिएगा, ठीक है। और ये कहां से एक्सप्लेन किया गया था, तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वेस्ट बंगाल 2010 के केस से ये बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके किसके द्वारा एक्सरसाइज हो सकती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास तो थी ही, बट हाई कोर्ट के पास भी है, ये इस केस में एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। अब आते हैं एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का ये केस है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था कि जुडिशियल रिव्यू जो है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है अभी, आगे पढ़ाएंगे जब हम 368 पढ़ेंगे, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट, ठीक है। तो जो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इंडिया में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये किससे आया था, एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 3। तो 13 क्लॉज 3 क्या बताता है, लॉ इंक्लूड्स, लॉ की डेफिनेशन, ठीक है, क्या बताता है, लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। तो ये सारी चीजें क्या है, लॉ, कोई भी ऑर्डिनेंस हो गया, ऑर्डर हो गया, बाय लॉज हो गए, आपके रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए, नोटिफिकेशंस हो गई, कस्टम या यूसेज जो कि लॉ का फोर्स करते हैं, मतलब हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है, जो एक लॉ की तरह एप्लीकेबल होते हैं इंडिया में, वो भी इसके अंदर लॉ की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूडेड है। जिसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई कस्टम या यूसेज है, अगर वो भी इनकंसिस्टेंट है टू पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वायलेट करता हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको भी जुडिशियल रिव्यू के कैटेगरी के अंदर ला सकते हैं और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। दशरथ रामाराव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1961 के केस में ये क्लियर किया गया था कि जो भी ये कस्टम या यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, मतलब जो कि एक लॉ की तरह एप्लीकेबल है इंडिया में, अगर कोई कस्टम या यूसेज भी है तो उसको भी हम इसकी डेफिनेशन के अंदर लाएंगे और इस कॉन्सेप्ट को एप्लीकेबल करवाएंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू को, ठीक है। अब आपका ये इतना हो गया। अब एक ये आर्टिकल 372, इसे खोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये कहता है कंटिन्यूअंस इन फोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड देयर एडाप्टेशन। तो ये क्या बताता है, ये बेसिकली आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से डील करता है, ठीक है। तो जो भी लॉज इंडिया में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्स होने से पहले जितने भी लॉज थे, मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे, उनको वैलिडिटी ये आर्टिकल देता है, आर्टिकल 372, ठीक है। इसके द्वारा उनको वैलिडिटी प्रदान की गई है कि जो भी लॉज, लेकिन इसको सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया है, ठीक है। अब जब पढ़ेंगे इसको तो इसमें देखेंगे नॉट विथ स्टैंडिंग द रिपील बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इनैक्टमेंट्स रेफर टू इन आर्टिकल 395। तो 395 में जो भी लॉज को या जो भी चीजों को रिपील किया गया उनको उनके होते हुए, बट सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सब्जेक्टिव किसके है, ये सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उसमें आपका पार्ट 3 भी हो गया, ठीक है, आर्टिकल 13 भी हो गया आपका, है ना। तो आपका जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, या फिर आपके जितने भी अभी इसमें और भी 2-3 कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तो वो सबके सब किस पे अप्लाई कर जाएंगे, 372 पे, बिकॉज ऑफ दिस टर्म जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब आते हैं किस पे, ऑल द लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जितने भी लॉज इन फोर्स है कहाँ, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब भारत में, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंस होने से जस्ट पहले, ठीक है, शैल कंटिन्यू इन फोर्स देयरइन अंटिल ऑल्टर्ड और रिपील्ड और अमेंडेड बाय अ कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो या तो जब तक ऑल्टर ना कर दिए गए हो, अमेंड ना कर दिए गए हो, या फिर रिपील ना कर दिए गए हो, तब तक वो क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे इंडिया में। इसी आर्टिकल के
अंदर ही हम लोग किसको किसको एप्लीकेबल देखते हैं ना, हम लॉज पढ़ते हैं। आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया, आपका आईपीसी हो गया, ये सब पुराने एक्ट्स है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले के एक्ट्स हैं, बट उनको आपका सीपीसी हो गया, ये सारे अभी भी एप्लीकेबल हैं। दो कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं बट फिर भी अभी भी एज इट इज एप्लीकेबल हैं। तो वो कहां से आपको पावर मिलती है? आर्टिकल 372 से, ठीक है। आर्टिकल 372 के अंदर उनको वैलिडिटी मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये सब लॉज क्यों कैसे एप्लीकेबल हैं अभी इतने पुराने। तो आर्टिकल 372 इनको क्या देता है? वैलिडिटी देता है, ठीक है। अब आता है आपका इसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स आएगा, ठीक है। तो अब उसको देख लेते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहता है कि एक्लिप्स मतलब इन जनरल पहले आप समझिए, एक्लिप्स का मतलब क्या है कि अगर कोई भी जैसे सोलर एक्लिप्स होते हैं, लूनर एक्लिप्स होते हैं, तो हम क्या होता है उसमें ढक जाते हैं जब, है ना, पूरे हम लोग को विजिबल नहीं होते हैं, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं? एक्लिप्स, ठीक है। अब एक्लिप्स इसमें क्या हो जाएगा? लॉज में। तो लॉज में जैसे क्या होगा, अगर कोई भी लॉज है वो इन कंट्रावेंशन टू द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है अगर कोई भी लॉ, ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, ठीक है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पे हम लोग भी आएंगे, ठीक है। तो कोई भी अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और वो क्या कर रहा है, अगर वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको रिपील नहीं करेंगे, हम उसको क्या करेंगे? एक मॉर्बिड कंडीशन में डाल देंगे जहां पर उसकी एज सच कोई वैल्यू नहीं है, मतलब एकदम चुपचाप सुसुप्तावस्था में पड़ा है, ठीक है, सो रहा है एकदम। तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे? अगर कोई भी जो पास्ट ट्रांजैक्शंस हुए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पास्ट में कोई भी एक्ट किसी ने किया है और जो कि उस पर्टिकुलर लॉ के अंदर क्या था, एक ऑफेंस था, तो वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस वो क्या होगा? सुसुप्तावस्था में होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। बट जब हमें जरूरत पड़ेगी, मतलब हमें ऐसा कभी कभी लगता है ना कि कोई चीजें ऐसी हैं जो हमें बाद में जरूरत पड़ सकती है, तो ऐसे ही अगर कोई लॉ लगता है कि वो बाद में जरूरत पड़ सकता है, तो उसे रिपील करने की बजाय हम क्या करते हैं? उसको एक्लिप्स कर देते हैं, ठीक है, मॉर्बिड कंडीशन में डाल देते हैं जहां पर वो सोती अवस्था में है, ठीक है। तो जैसे हमें जरूरत होगी हम क्या करेंगे? हम उसकी सुसुप्तावस्था को खत्म कर देंगे, जो एक्लिप्स है उसको खत्म कर देंगे और वो एक नॉर्मल लॉ की तरह एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स सबसे पहले आया भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955 का केस, ठीक है, जिसमें कहा गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स सारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 से अगर इन कंट्रावेंशन टू पार्ट 3 है, ठीक है, उसको वायलेट कर रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? उस लॉ को हम एक्लिप्स कर देंगे, ठीक है। भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को वैलिडिटी दी गई थी। इसके बाद आया सागीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1954 का केस। इसमें यह कहा गया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है इसकी कोई भी एप्लीकेबिलिटी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे नहीं है, ठीक है। तो किसके ऊपर है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के ऊपर। ये सगीर अहमद के केस में बोला गया, ठीक है। लेकिन इसको ओवररूल करते हुए स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स का जो केस था 1974 में, इसमें ये कहा गया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है वो सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे नहीं, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। बट कैसे होगा? अगर कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 19 है या फिर आर्टिकल 14 है, ठीक है, सॉरी 14 तो सबको अवेलेबल है, 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल्स है ये किसको अवेलेबल है? सिर्फ सिटीजन्स को, है ना। तो अगर कोई भी ऐसा लॉ पास कर दिया जाता है कि जो कि सिटीजन्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर कर भी रहा है अगर, तो अगर वो क्या है आपका कंट्रावीन कर रहा है, किसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, किसको पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हम क्या करेंगे? उस लॉ को एक्लिप्स्ड कर देंगे, ठीक है। किसके लिए? जो सिटीजन्स हैं उनके लिए। लेकिन जो नॉन सिटीजन्स हैं उनके ऊपर तो एप्लीकेबल हो ही सकता है ना। कोई ऐसा पर्टिकुलर लॉ है जो कि फंडामेंटल राइट्स जो सिर्फ सिटीजन्स को मिले हुए हैं, ठीक है, और वो लॉ जो किसको अफेक्ट कर रहा है? जो सबको कर रहा है इन जनरल। अगर जरूरत है तो हम उसको किसके अगेंस्ट एप्लीकेबल करवा देंगे? जो नॉन सिटीजन्स है, मतलब इन जनरल जो भी पर्सन्स है, ठीक है। बट सिटीजन्स के अगेंस्ट क्या होगा? वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स के केस में ये कहा गया कि ये जो लॉ है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? किसके ऊपर भी? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के ऊपर भी। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पे तो था ही, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पे भी इस केस के बाद से एप्लीकेबल कर दिया गया था, ठीक है। अब आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी आपका कहां से आया? इसमें क्या हुआ था?
मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर कोई भी लॉ है जो क्या कर रहा है, मतलब इनकंसिस्टेंट है किससे, पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उसमें क्या लिखा हुआ था, टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इनकंसिस्टेंसी, है ना, यही लिखा हुआ है ना, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ उस लिमिट तक, उस हद तक, उस एक्सटेंट तक जहां तक वो वॉयलेट कर रहा है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट है, सिर्फ उस लिमिट तक हम क्या करेंगे, इसको बाहर कर देंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्टिकुलर लॉ है, ठीक है, इतना पार्ट क्या है उसका, मतलब लीगल है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये वॉयलेट कर रहा है हमारे पार्ट थर्ड, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स को। तो अगर ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये इसको अगर हम अलग कर लेंगे तो अपने आप में ये लॉ बन जाएगा और इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी इसको एप्लीकेबल करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एप्लीकेबल कर लेंगे, ठीक है, इसको सेपरेट कर लेंगे, सेवरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगा के इसको सिविल कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, और इस पार्ट को क्या करेंगे हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे और इसको क्या करेंगे हम वैलिड डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, और ये पार्ट क्या होगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके लिए कुछ टेस्ट दिए गए थे, वो RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957 के केस में कुछ दिए गए कि टेस्ट की कैसे हम डिसाइड करेंगे कि सिविल मतलब सेपरेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहला क्या था, वही कि पहले हम देखेंगे लेजिस्लेचर का इंटेंट क्या था, कि अगर क्या लेजिस्लेचर को अगर पता होता कि इनवैलिड है तो क्या वो उसको फिर भी अप्लाई करती ऐसी कंडीशन में। दूसरा क्या हो गया आपका, कि अगर इन दोनों पार्ट्स को, जैसे जो अलग करने वाला पार्ट है और दूसरा जो पार्ट जो वॉइड है, ठीक है, जो इनकंसिस्टेंट है, अगर उसे हम अलग कर देंगे तो क्या ये अपने आप में एक लॉ बन पाएगा, मतलब इसको एप्लीकेबल करने के लिए क्या हमें इसकी जरूरत तो नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो फिर तो पूरा वॉइड हो जाएगा, ठीक है, अगर इसको एप्लीकेबल करने के लिए हमें इसकी जरूरत है तो। लेकिन अगर इसकी जरूरत नहीं है तो फिर क्या होगा, हम इसको अलग कर लेंगे और ये एक अपने आप में लॉ हो जाएगा और ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सेवरेबिलिटी। कि होतो होलहॉर्न वर्सेस जाचिक्कू का जो केस था 1992 का, ये केस सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका। इसमें क्या हुआ था, जो 10th शेड्यूल थी आपके एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, उसमें एक जो उसका 7th क्लॉज था, हाँ, जो पैरा 7 था उसको हटा दिया गया था कि वो वॉयलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट थर्ड है, कि पार्ट थर्ड को वॉयलेट करना है, इसलिए उसको अलग कर दिया गया और बाकी का 10th शेड्यूल जो है उसको एज इट इज एप्लीकेबल कर दिया गया, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जो भी लॉ है, बाय लॉ है, रूल है, रेगुलेशन है, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे पार्ट थर्ड को, ठीक है, अगर उसको हम अलग कर सकते हैं तो हम अलग कर देंगे उसको और बाकी के लॉ को एप्लीकेबल रखेंगे। यही आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है। आई होप समझ में आया है, ठीक है। इसके बाद आता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। वेवर का मतलब है कि क्या आप अपने फंडामेंटल राइट्स को अपने आप वेव कर सकते हैं कि नहीं, हमें हमारा फंडामेंटल राइट नहीं चाहिए, आप रख लो। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इंडिया में हम अपनी किसी भी राइट को, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको वेव नहीं कर सकते। नहीं कह सकते कि नहीं, हमें नहीं चाहिए हमारा राइट आप मत दो हमें, ठीक है। हमें ये लिबर्टी नहीं दी गई है, ठीक है। जो एक केस आया था बशेश्वर नाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1959 का, ठीक है, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर के ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत गरीबी है, बहुत अनएजुकेटेडनेस है, ठीक है, लोग नहीं जानते हैं कि उनके पॉलिटिकल राइट्स क्या है, कॉन्शियस नहीं है अपने राइट्स को लेकर के, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम ये डॉक्ट्रिन अप्लाई कर देंगे तो क्या ये जस्टिफाई होगा? जब हमारे कोर्ट्स की भी ये हाईएस्ट ड्यूटी है कि वो क्या करें, लोगों को उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें, उनको प्रोवाइड करें उनके राइट्स, जस्टिस दे उनको, है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन में हम उनके राइट्स को ही छीन लेंगे उनसे, मतलब अगर उन्हें ये राइट दे देंगे कि आप छोड़ दो अपना राइट, तो क्या ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होना चाहिए कि नहीं? तो ये डिसाइड किया गया था बशेश्वर नाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस से कि नहीं, इंडिया का कोई भी जो व्यक्ति है वो अपना जो फंडामेंटल राइट्स है उनको वेव नहीं कर सकता, उनको नहीं छोड़ सकता है, ठीक है। वो सारे के सारे राइट्स किसको, सबको मिले हुए हैं, सारे हर एक व्यक्ति को। कुछ राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को है मिले, और कुछ राइट्स हैं जो मतलब सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को मिले हुए हैं, ठीक है। जैसे आप आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लिखा हुआ है ना, तो वो राइट किसको मिला हुआ है, सिटीजन्स को भी और नॉन सिटीजन्स को, क्योंकि वो वहां पे पर्सन टर्म यूज किया गया है ना। तो इसलिए जो भी राइट्स जिसको मिले हुए हैं उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो उन राइट्स को छोड़ सके, ठीक है। ये था आपका आर्टिकल 13 और इसके सारे कॉन्सेप्ट्स,
ठीक है। तो अगर इसमें आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो तो प्लीज आप लोग बोलिएगा, मतलब राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। और दूसरी चीज, ये जो साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आई नो कुछ टाइम में ये ठीक हो जाएगा। आई एम रियली वर्किंग फॉरवर्ड टू दिस, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, ठीक है।